प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि एक बहुत ही जानदार एवं शानदार हमारी साथी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें कि एक प्राकृतिक संसाधन और उसी में देखूं तो साथी खनिज संसाधन हमारा टॉपिक जो कि आधा अधूरा रह गया था, उसी को पूरा करते हुए तो एक बार मेरे साथी जोरदार तरीके से आप सभी के सभी यहाँ पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो चलो जी, तो यहाँ देखो प्रियंका मिश्रा जी नमस्ते सर जी, साक्षी यादव जी गुड इवनिंग सर जी, आयुष जी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। तो एक बार जोरदार तरीके से आप सभी के सभी यहाँ जुड़ते हुए और मैं भी अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी करता हुआ, तो सभी के सभी मेरे साथी यहाँ पर बन चुके हैं और देखूंगा तो साथी सिंह जी, ज्योति हैं, पंडित बिशन नारायण दत्त जी हमारे साथ और सरोज जी, और जो हमारा टॉपिक छुटा हुआ था उसी को हम यहाँ पर पूरा करते हुए और चलते हैं भैया जी। अब एक खनिजों की बात चल रही थी ना उत्तर प्रदेश में, खनिज संसाधन। हाँ सर, ठीक है। कौन सा? तो आप सभी को पता था सर, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा सर जी? खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, यही तो टॉपिक चला हुआ था हमारा, खनिज संसाधन। ये टॉपिक था भैया जी, संसाधन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, इस तरीके से आप सभी को हेडिंग डाल देनी है और चलेंगे भैया जी सोने की तरफ। सोना आज देखूं तो भैया जी सोने के भाव, ठीक है, बहुत हाई फाई। तो आप एक खनिज और डालेंगे तो जिसका नाम होगा सर जी सोना, ठीक है। एक नाम आप लिख देंगे, खनिज का नाम होगा सोना, ठीक है। चलो बढ़िया तरीके से सभी लिखते चलेंगे एक एक पॉइंट को सर। अब खनिज में सोने की बात है तो साथी सोना जो है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत में पाया जाता है, ठीक है। मैं बात करूं यदि सोने की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में जो दो नदियां, एक तो होगी शारदा और एक नदी होगी साथी रामगंगा। और राज्य विधायिका को क्या कहा, ये राज्य विधायिका वाला टॉपिक चल रहा है। जो राज्य विधायिका, ये तो मुझे पता है कि आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन है क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी पढ़ा है ना राज्य विधायिका, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। जब राज्य विधायिका आएगा तो फिर यूं कहोगे सर जी, ठीक है। तो इसलिए भैया जी मैं आपसे एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस राज्य के भावी होमगार्ड हैं, तो इस कक्षा की मर्यादा को बनाकर चलेंगे। जब टॉपिक, ठीक है ना, अलग मत हटे गुरु टॉपिक से, ठीक है। चलो लोकेश त्रिपाठी जी, समझ रहा हूं, लेकिन जो शिक्षा वाला टॉपिक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। सोने की बात आती साथी, सोना मुख्य रूप से शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये पाया कहां जाता है साथी, तो आप लिख देना सोना जो होगा, सोना मुख्य रूप से, सोना मुख्य रूप से, कौन सा रूप सर जी? मुख्य रूप से शारदा एवं रामगंगा, शारदा एवं क्या होगा भैया जी? रामगंगा, इस तरीके से करेंगे। रामगंगा, रामगंगा नदियों के, रामगंगा नदियों के रेत में पाया जाता है, रेत में
पाया जाता है। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। हाँ सर, अब देखो मतलब कि सोने की बात होगी ना, सोना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में देखूं तो साथी नदियां तो बहुत सारी बहती हैं, लेकिन एक शारदा नदी होगी और एक रामगंगा नदी होगी, इन नदियों में पाया जाता है। ठीक है भैया जी। हाँ सर, और आज देखो ना एक और है, इन दोनों की दोनों नदियों में भैया जी, एक तो शारदा और एक रामगंगा, इन दोनों नदियों में देश का 1% सोना। हाँ सर जी, ये भी आप लिख देना, किसकी बात कह रहे हैं, देश का 1%, देश का 1% सोना, सोना इन नदियों में, सोना ठीक है ना, नदियों के रेत में पाया जाता है या नदियों में पाया जाता है। ये पॉइंट तो आप लिख देना, पाया जाता है, लेकिन देखो में नदियों में पाया जाता है। अब देखो धीरे धीरे मेरे साथी पाया जाता है, धीरे धीरे खोज होती रहती है चीजों की। अब एक बात और आई भैया जी, नवीन खोजों के अनुसार ललितपुर जिले के भीकमपुर क्षेत्र और साथ ही एक आपका सोनभद्र का हरदी क्षेत्र है, यहाँ पर भी सोना पाया जाता है। आगे बात सुनने में, चलो ठीक है। अब दूसरी एक और बात क्या आती है, नवीन खोजों के अनुसार अभी देखा गया तो ललितपुर का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम था भीकमपुर। ललितपुर के भीकमपुर क्षेत्र और साथ ही सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में भी हम देखें तो सर जी सोना पाया जाता है। ये पॉइंट भी आप लिखेंगे, नवीन खोजों के अनुसार कौन सी खोज होंगी, नवीन खोजों के अनुसार इस तरीके से आप लिख पा रहे होंगे, नवीन खोजों के अनुसार। हाँ सर ठीक है, ललितपुर जिला एक डिस्ट्रिक्ट आता है मेरे साथी, ललितपुर, ठीक है। नवीन खोजों के अनुसार ललितपुर जिले के, ललितपुर जी सर, ललितपुर जिले के भीकमपुर क्षेत्र, ललितपुर जिले का कौन सा क्षेत्र होगा सर जी, भीकमपुर क्षेत्र। हाँ सर, भीकमपुर क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र तथा सोनभद्र एक जनपद और होगा सर जी, सोनभद्र जनपद के हरदी क्षेत्र में, सोनभद्र जनपद के हरदी क्षेत्र में सोना पाया जाता है। हरदी क्षेत्र में सोने की मिले हैं, सोना पाया जाता है, ठीक है। चलो भाई, एकदम राइट तरीके से आप सभी को कर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभी नवीन खोज जैसी हुई तो नवीन खोजों के अनुसार, मेरे साथी कौन सी खोजों की बात है, नवीन खोजों के अनुसार उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का भीकमपुर क्षेत्र और सोनभद्र का हरदी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो मेरे साथी यहाँ भी क्या है, वह बुक में नहीं है, अरे भैया चलो ठीक है, मिल जाएगा, बुक में भी सारी चीजें हैं। और ऐसे का ये कह रहे हैं सर जी सोनभद्र में तो कोयला पाया जाता है। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जो है, अब जैसे आपका घर है कि घर में एक ही सामग्री, एक ही चीज रखी हुई है, अलग अलग जगह हैं, ठीक है। तो इसलिए भैया जी सोनभद्र जनपद का हरदी क्षेत्र में भी सोना पाया जाता है। अब सोने का उपयोग, हाँ सर, इसका जो यूज है ना, सोने का उपयोग किसमें किया जाता है, अब बात आती है उपयोग की। अब एक हेडिंग और आप डाल देंगे, उपयोग मीन्स क्या हो गया, यूज। सोने के उपयोग की बात तो सर जी सोने का उपयोग आभूषण बनाने में, ये तो सभी को पता है सर जी, आभूषण बनाने में। हाँ सर जी, पहली बात क्या होगी सर, एक हो गया आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा, पहली बात आभूषण बनाने में, ठीक है जी। दूसरी बात देखो, सोना अब सबसे ज्यादा तो आभूषण ही है,
साथ ही फोटोग्राफी तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है, फोटोग्राफी में भी। हाँ सर, कौन सा हो गया? फोटोग्राफी, फोटोग्राफी व इलेक्ट्रो फोटोग्राफी वह क्या होगा? इलेक्ट्रो प्लेटिंग में, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका प्रयोग, तथा औषधियां बनाने में भी, तथा क्या होगा सर जी? औषधियां बनाने में भी, औषधियां बनाने में, ठीक है, किसका? सोने का प्रयोग किया जाता है औषधियां बनाने में। तो ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी इसका यूज किस में किया जाता है? तो आप सभी को पता है आभूषण, सबसे ज्यादा तो आभूषण में, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे साथी फोटोग्राफी व इलेक्ट्रोप्लेटिंग तथा औषधियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी बात मेरे साथी, एक और खनिज की तरफ हम आपको लेकर चलें। एक खनिज और होगा जिसका नाम होगा तांबा, एक खनिज और मेरे साथी जिसका नाम होगा तांबा। चलो जी, जिसका नाम क्या होगा? तांबा। अब देखो सर जी तांबा, हाँ सर, अब दूसरी बात तांबे की आती है। तांबा जो होगा मेरे साथी, ये उत्तर प्रदेश के एक ललितपुर जनपद में सोनराई क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र होगा? तो सर जी तांबा जो पाया जाएगा आपका सोनराई क्षेत्र। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सर जी, आप सभी को लिख देना है सोनराई क्षेत्र। और ये सोनराई क्षेत्र कहाँ है? ललितपुर में। अब हमसे पूछा गया भैया जी तांबा कहाँ, तो आप लिख देना तांबा जो होगा ये आपका होगा सोनराई क्षेत्र ललितपुर में। और तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों की सिराओं में, ये हम तांबा देखें ना, तांबा तो आपने देखा होगा सर जी। हाँ, अब ये तांबा किस किस में पाया जाता है? मतलब कि तांबे की बात आती तो चट्टान जो होती है ना, आग्नेय एवं परतदार चट्टान, ठीक है ना। तो आप बताएंगे भैया जी आग्नेय, एक तो आग्नेय, एक तो क्या होगा? आग्नेय एवं परतदार चट्टान, ठीक है। कौन सी? तो मेरे साथी परतदार, हाँ जी, परतदार चट्टानों, ये कर देना परतदार चट्टानों। आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में सिराओं के रूप में मिलता है, चट्टानों में सिराओं के रूप में मिलता है। इसके रूप में सिराओं के रूप में मिलता है, सिराओं के रूप में मिलता है, सिराओं के रूप में मिलता है। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, ठीक है। चलो जी, अब ये किसकी बात है मेरे साथी? तो हम आपसे बात कर पा रहे हैं, तो ये होगा तांबा। अब तांबा ये होगा ना, पॉलिटी की क्लास कब से शुरू होगी? जैसे कोई सा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तुरंत आपकी पॉलिटी की कक्षा स्टार्ट हो जाएगी, तुरंत मेरे साथी आपकी पॉलिटी की कक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सर जी आज क्लास क्यों नहीं चल रही है? अरे भैया चल तो रही है, जब तो आप रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी, अब ये क्वेश्चन आता है कि तांबा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? ललितपुर के साथी, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में। चलो आगे बढ़ो जी। अब इसी के साथ में देखो मेरे साथी एक और होगा एंडालूसाइट, एक खनिज और आ जाता है और उसका नाम बनेगा भैया जी एंडालूसाइट। बहुत बढ़िया, कौन सा? तो आप राइट करेंगे एंडालूसाइट। चलो जी आगे बात समझ में, एंडालूसाइट और हेडिंग डाल देंगे आप एकदम शानदार तरीके से। सती ये कहां पाई जाती? एंडालूसाइट मिर्जापुर व सोनभद्र में। तो आप एकदम राइट करेंगे मिर्जापुर व सोनभद्र में, मिर्जापुर व सोनभद्र में क्या एंडालूसाइट पाई जाती है। और
और जो कि पोर्सिलेन तथा स्पार्क प्लग उपयोग में एंडालूसाइट का प्रयोग किया जाता है। उपयोग, अब उपयोग आप देखेंगे, स्पार्क प्लग ना बनाती, स्पार्क प्लग, हाँ जी, तो इसका जो प्रयोग किया जाएगा स्पार्क प्लग में, ठीक है ना, उपयोग स्पार्क प्लग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है एंडालूसाइट का। नोट करते चलेंगे सर, ठीक है। आगे बात समझ में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। एंडालूसाइट मिर्जापुर व सोनभद्र में, और सर जी इसका उपयोग स्पार्क प्लग में किया जाता है। चलो जी, ठीक है, यहां से एकदम राइट पॉइंट होंगे, इन्हें आप लिखते चलना। इसी के साथ भैया जी देखूं तो एक और होगा पोटास लवण। एक और आपने पढ़ा होगा खनिज जिसका नाम होगा पोटास लवण। हाँ सर जी, कौन सा एक और खनिज होगा जिसका नाम बनेगा पोटास लवण? राइट कर देना सर, बहुत बढ़िया जी, मैंने तो लिख दिया पोटास लवण। एक और खनिज जिसका नाम पोटास लवण, जो कि चित्रकूट, हाँ, सोनभद्र में भी, एटा तथा बांदा जिले में पाया जाता है। और पोटास लवण के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। पोटास लवण की बात, पोटास के भंडारण में उत्तर प्रदेश का, ये बताएंगे पोटास लवण, ठीक है। पोटास लवण की भंडारण में, ये कर देना सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? भंडारण में, पोटास लवण की भंडारण में उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। कौन सा? तो भैया जी तीसरा स्थान है, ये लिख देना है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। भैया जी भंडारण में, मतलब पोटास लवण की भंडारण में उत्तर प्रदेश का देश में कहां, कौन सा स्थान है? तीसरा। और ये कहां पाया जाएगा पोटास लवण? तो आप लिख देना चित्रकूट में। हाँ सर, ठीक है। अब ये पाया कहां जाता है? तो एक हो गया चित्रकूट में, फिर इसी के साथ में देखूं तो भैया जी बांदा में भी है ना, चित्रकूट में भी मिलेगा, बांदा जनपद भी होगा सर जी, सोनभद्र में भी, और भैया जी एटा जनपद में, सोनभद्र में व एटा जनपद, व कौन सा जनपद? एटा। एटा जनपद में हम देखें तो सर जी क्या पाया जाता है? तो राइट आप लिख देना, एटा जनपद में मेरे साथी पोटास लवण। नोट करते चलना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो जी, ठीक है, तो ये पॉइंट भी एकदम करेक्ट होगा। अब इसी के साथ एक और आता है साथी, रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट और करेंगे भैया जी, एक और नाम आपका होगा मेरे भैया जी रॉक फास्फेट, ठीक है। कौन सा? रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, ये भी आपको एक हेडिंग डाल देंगे, रॉक फास्फेट। चलो, अब रॉक फास्फेट हम देखें तो ये कहां पाया जाता है रॉक फास्फेट? तो आप लिख देना साथी, ललितपुर का एक दुर्माला, इमोई, मसराना, मालदेवता और चमसारी क्षेत्र है, वहां पर रॉक फास्फेट के अपार भंडार हैं। तो आप एक तो लिखेंगे दुर्माला, एक क्षेत्र पड़ता है मेरे साथी दुर्माला, बहुत बढ़िया। एक भैया जी किमोई आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे, दुर्माला एक मेरे साथी किमोई, एक मसराना, एक कौन सा होगा? मसराना, ये कर देना, एक मसराना। दुर्माला, किमोई, मसराना, माल देवता, कौन सा सर जी? माल देवता और चमसारी, और क्या हो गया? चमसारी, और क्या हो गया भैया जी? चमसारी। और ये जो क्षेत्र है ना, ये चमसारी क्षेत्र, यानी कि यदि बात की जाए तो ये सभी के सभी भैया जी
ये उत्तर प्रदेश की ललितपुर जनपद में है। ये उत्तर प्रदेश की कौन सी जनपद में? ललितपुर में। तो मेरे साथी क्वेश्चन आएगा कि दुर्माला, किमोई, मसराना, माल देवता और चमसारी क्षेत्र रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश की कौन सी जनपद में? तो आप बताएंगे सर जी तो ललितपुर में पढ़े थे मैंने। ये कौन सी जनपद की बात कह रहे हैं? तो सर जी तो ललितपुर में हमने पढ़े थे। ठीक है, आगे बात सुन में चलो, बहुत बढ़िया। तो रॉक फास्फेट और इसका जो उपयोग है उर्वरक उद्योग और अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। रॉक फास्फेट के यदि यूज की बात होगी ना सर जी, इसका जो यूज है, इसका यूज आप लिख देना, इसमें उर्वरक उद्योग होगा। बहुत बढ़िया सर जी, कौन सा उद्योग मेरे साथी? तो राइट कर पा रहे होंगे, उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग यही पे आएगा, उर्वरक, उर्वरक उद्योग, उद्योग। और दूसरी बात मेरे साथी, और अम्लीय मृदा का उपचार, और अम्लीय मृदा का उपचार। अम्लीय कौन सी मृदा होगी? अम्लीय मृदा का उपचार। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा का उपचार। मेरे साथी उर्वरक उद्योग और अम्लीय मृदा का जो उपचार होगा, इसी में हम देखें तो भैया जी, ठीक है ना, इसी में हम देखें रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी, किसी को भी नहीं डाउट है, कोई भी आगे चलेंगे। चले आगे, आगे बढ़ेंगे। अगला एक और होगा एस्बेस्टस। ठीक है, एक और होगा जिसका सीमेंट निर्माण में विद्युत उपकरण में प्रयोग किया जाता है सर। एक और आप लिख पा रहे होंगे, एस्बेस्टस। हाँ सर जी, एस्वे मतलब एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, ये एकदम राइट सर जी, एस्बेस्टस। आगे बात समझ में चलो, एक और हेडिंग डालेंगे, एस्बेस्टस। अब इसकी बात आती है एक मिर्जापुर, मतलब प्रदेश के मिर्जापुर वह बड़ा गांव क्षेत्र, एक बड़ा गांव क्षेत्र है झांसी, झांसी में पड़ता है बड़ा गांव क्षेत्र, झांसी में, वहीं पर, ठीक है जी, ठीक है, वहीं पर एस्बेस्टस पाया जाता है। चलो, तो आप करेंगे साथी प्रदेश के मिर्जापुर, प्रदेश के क्या सर जी? मिर्जापुर, करेक्ट कर दो, मिर्जापुर मैंने लिख दिया, लिख दो जी। प्रदेश के मिर्जापुर वह एक क्षेत्र होगा सर जी जिसका नाम होगा बड़ा गांव। ठीक है, और बड़ा गांव ये कहां पर है? झांसी, बड़ा गांव क्षेत्र, बड़ा गांव क्षेत्र, और ये क्षेत्र कहां पर सर जी? झांसी में, बड़ा गांव क्षेत्र झांसी। और यहीं पर हम देखें तो भैया जी बड़ा गांव क्षेत्र झांसी, प्रदेश के मिर्जापुर में बड़ा गांव क्षेत्र झांसी में, झांसी में पाया जाता है क्या? एस्बेस्टस पाया जाता है। ये आप सभी को लिख देना है, क्या पाया जाता है मेरे साथी? एस्बेस्टस पाया जाता है। आगे बात समझ में सभी के? ठीक है, चलो जी। सर जी आप नहीं बताए कि जौनपुर में कुछ नहीं मिलता है, जब जौनपुर में कुछ मिलता ही ना है तो मैं कहां से वहां की भैया जी पैदा कर दूं? ठीक है, जौनपुर में नहीं है, जो भी है वो आपके सामने में लिखाता चल रहा हूं यहाँ पर। तो प्रदेश के मिर्जापुर में बड़ा गांव क्षेत्र झांसी में एस्बेस्टस पाया जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट निर्माण व विद्युत उपकरणों में, ठीक है, आज उपयोग की बात होगी ना तो आप लिख देना भैया जी इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो आप बताएंगे सीमेंट निर्माण व विद्युत उपकरणों में। कौन सा? तो सीमेंट निर्माण, सीमेंट, सीमेंट निर्माण, सीमेंट निर्माण व विद्युत उपकरणों में। ठीक है, वह कौन सा उपकरण होगा? विद्युत उपकरणों में, ये कर देंगे।
विद्युत उपकरणों में। ठीक है जी, चलो। सीमेंट निर्माण व विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग, इसका यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट आप सभी नोट करते चलना। ये एक एक पॉइंट मेरे साथी आजमगढ़ में सर नहीं बताए। अरे भैया तो है ही ना, तो आजमगढ़ में हम कहाँ से बताएं। ठीक है कि आजमगढ़ में नहीं बताए, जब आजमगढ़ में है ही ना तो हम क्या बताएं। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। अब ये भी पॉइंट एकदम राइट होगा। एक मुझे बता दो सर जी, कुछ और पॉइंटों की तरफ मैं आपको लेकर चलूं। उत्तर प्रदेश में ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? एक आ गया सर जी, ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन। ग्रेफाइट कई बार क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में ग्रेफाइट कहां, बता देना। एक सर जी प्लेटिनम, यदि बात की जाए प्लेटिनम, प्लेटिनम ये कहां पाया जाता है? चलो भैया जी, ग्रेफाइट प्लेटिनम एक कैल्साइट, कौन सा होगा? कैल्साइट। ये भी खनिज ही तो है। कैल्साइट कहां पाया जाता है जी, बताएंगे। एक पाइराइट्स मेरे साथी, कौन सा? पाइराइट्स, बहुत बढ़िया जी सर, एकदम करेक्ट करेंगे। पाइराइट्स कहां पाया जाता है? पाइराइट्स होगा। चाइना किले, सर जी एक और आप लिख पा रहे होंगे, चाइना किले, जल्दी से बताएंगे सर। चाइना किले एकदम करेक्ट होगा भाई, चाइना किले हो गया। एक आप कर देना साथी गेरू और एक फेल्सपार। एक आप लिख दो फेल्सपार, फेल्सपार, और एक मेरे साथी आप लिखेंगे यहां पर गेरू। एक आप लिख देना गेरू। अब गेरू तो उत्तर गेरू ना होता, गेरू जो पशुओं के सींग वगैरह पर लगा दिया जाता है, जो ग्रहण वगैरह पड़ता है, गेरू। तो ये आपका हो गया बांदा में। साथी बांदा में गेरू पाया जाता है। और ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश का एक हमीरपुर जनपद होगा। हमीरपुर आपने पढ़ा है, हमीरपुर, हाँ सर। और एक हो गया चुनार। और चुनार कहां पड़ता है? ये पड़ता है मिर्जापुर में। चुनार कहां होगा? तो भैया जी मिर्जापुर, राइट कर दो, कर दिया जी। ठीक है, चुनार मिर्जापुर में। प्लेटिनम की बात साथी ललितपुर में, प्लेटिनम की बात आ जाती है तो आप करेक्ट करेंगे ललितपुर। ललितपुर यहां पर लिख देंगे। कैल्साइट हमसे पूछा गया मिर्जापुर में, कैल्साइट कहां पर? तो आप राइट करेंगे मिर्जापुर। अच्छा जी, और क्या? पाइराइट्स की बात आती साथी सोनभद्र, बहुत बढ़िया। पाइराइट्स मेरे साथी सोनभद्र जनपद आप लिख पा रहे होंगे, सोनभद्र। चाइना किले आप कर देना बांदा व सोनभद्र में। बांदा वे कहा? तो राइट बता देना सोनभद्र। चलो जी, ये भी करेक्ट है। और फेल्सपार की बात आती है मेरे साथी आपका झांसी में। तो कुछ इन्हें वन लाइनर थॉट में भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलो जी। हाँ सर, करवा दिए तो सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्रेफाइट पहले तो हमारे हमीरपुर, तो ये हमीरपुर लिखा हुआ तो है भैया। तो चुनार में भी पाया जाता है, चुनार मिलता है, चुनार स्थित है मिर्जापुर में। तो इन पॉइंटों को भी आप एकदम शालीनता के साथ करेंगे। चलो जी। चलो भाई, आखिरी बात समझ में यहां तक सभी की समझ में आगे पॉइंट ना आ गई सर। अब आगे बढ़ो। अब देखो यहीं पर ये हमारे खनिज संसाधन होते हैं कंप्लीट। कुछ मैंने पहले आप सभी को कराए थे और कुछ हो गई ये। अब चलते हैं आगे। अब एक एक पेज कट गया यहां पर है, एक पेज कट गया।
अब आगे बात सुन में, संबंधित उत्तर प्रदेश की वन्य जीव बिहार। साथ ही ये वन्य जीव बिहार में देखो तो ये इतना इंपोर्टेंट टॉपिक इसी में होगा जो कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से करना भी होगा। अब देखते हैं, एक तरफ वन्य जीव बिहार ये दे रखा है, एक तरफ संबंधित जिला जो कि पता होगा, एक तरफ क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, स्थापना वर्ष, मुख्य वन्य जीव। सर जी चंद्र प्रभा वन्य जीव बिहार, अब देखो भैया जी लिखा हुआ है चंद्र प्रभा वन्य जीव बिहार, ये प्रथम वन्य जीव बिहार होगा प्रदेश का। ये प्रदेश का कैसा होगा सर जी, प्रथम वन्य जीव बिहार होगा प्रदेश का। आगे बात सुन में, हाँ सर। और इसकी अवस्थिति देखो, चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार चंदौली में स्थित है और इसका क्षेत्रफल होगा 78 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हो जाती 1957 में। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रदेश का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो आप चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य बताएंगे। कौन सा सर जी, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कहां पर, चंदौली में, चंद्रप्रभा चंदौली 78 वर्ग किलोमीटर में और 1957 में इसकी स्थापना हो जाती है। ये पॉइंट एकदम राइट करना। एक और होगा किशनपुर वन्य जीव बिहार, साथी किशनपुर वन्य जीव बिहार लखीमपुर खीरी में होगा और 203.14 क्षेत्रफल इसका होगा। 1972 में इसकी स्थापना भी होगी। साथी किशनपुर हम देखें तो भैया जी किशनपुर वन्य जीव बिहार, अब क्वेश्चन पूछा गया कि किशनपुर वन्य जीव बिहार कहां स्थित है, लखीमपुर खीरी में और 203.41 वर्ग किलोमीटर, 1972 में इसकी स्थापना वर्ष। इन दोनों पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट हैं जो कि आप लिखेंगे एकदम राइट तरीके से। ठीक है, चलो जी इसी के साथ आगे बढ़ो जी। आगे सती कतरनिया घाट वन्य जीव बिहार, एक और क्वेश्चन होगा कतरनिया घाट वन्य जीव बिहार, ये बहराइच जनपद में होगा सर और 400.09 वर्ग किलोमीटर, 1975 में इसकी स्थापना वर्ष होगी। ठीक है जी, कितनी, 1969, सॉरी 75। तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य ये कहां स्थित है, बहराइच में, 409.09 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 1975 में स्थापना। रानीपुर वन्य जीव बिहार की बात आती सर जी, ये आपका चित्रकूट में 230.31 वर्ग किलोमीटर और 1977 में इसकी भी स्थापना हो जाती है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी भैया जी, कतरनिया घाट वन्य जीव बिहार बहराइच में और 400.09 वर्ग किलोमीटर, 1975 में स्थापना वर्ष। रानीपुर वन्य जीव बिहार ये चित्रकूट, ये 230.31 और 1977 में इसकी स्थापना। आगे चलेंगे सर जी, एक और दूसरी बात क्या होगी भैया जी, महावीर स्वामी वन्य जीव बिहार ये प्रदेश का सबसे छोटा होगा, लिखा भी है सबसे छोटा। देखो प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव बिहार महावीर स्वामी वन्य जीव बिहार, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मात्र 5 किलो वर्ग किलोमीटर में 1977 में इसकी भी स्थापना हो जाती है। ठीक है ना, 1977 में भैया जी इसकी भी स्थापना वर्ष आप लिख देना। इन्हें एक एक पॉइंट को नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। आगे देखो जी, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार, अब देखो छठवा राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार जो कि मेरे साथी आगरा एवं इटावा में, ये कहां स्थित होगा, आगरा एवं इटावा, 635 वर्ग किलोमीटर, 1979 में इसकी स्थापना। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार
एकदम करेक्ट क्वेश्चन होगा। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार भी आप करेंगे। कठिनाई का दिन ठंड अधिक है पर हौसला बुलंद रखे ए जवान। शायरी कठिनाई का दिन ठंड, बहुत बढ़िया, अपने हिसाब से सही लिखी है तुमने एकदम। ठीक है, चलो जी। कैमूर वन्य जीव बिहार, ये प्रदेश का सबसे बड़ा। अब देखो सबसे छोटा तो हमने अभी पढ़ा कि महावीर स्वामी वन्य जीव बिहार, और साथ ही ये आपका मिर्जापुर एवं सोनभद्र में 1342 वर्ग किलोमीटर 1982 में इसकी स्थापना भी हो जाती है। ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार, इसका नाम बदलकर राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य कर दिया। ये नाम बदलकर क्या कर कर भैया जी, आप यहां लिख देंगे नाम बदल कर, नाम बदला, और पहले नाम क्या था हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार, और नाम बदलकर ये कर दिया राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य। ये मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर में स्थित है। 1159.16 वर्ग किलोमीटर और 1986 में इसकी स्थापना भी हो गई थी। ठीक है, ये भी पॉइंट एकदम राइट कर देंगे जी। चलो जी, ये पॉइंट भी आप एकदम करेक्ट करेंगे, और इसी के साथ भैया जी आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलो जी। सोहोगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे साथी महाराजगंज, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। 428 वर्ग किलोमीटर में और 1987 में भी इसकी स्थापना हो जाती है। भैया जी कब, तो 1987 में, राइट कर दो, एकदम कर दिया। सुहेलवा या सुहेल देव वन्य जीव बिहार, देखो सर जी, ये बलरामपुर, गोंडा और सिरावस्ती में 452 वर्ग किलोमीटर 988 इसकी स्थापना वर्ग। और कछुआ वन्य जीव बिहार वाराणसी में होगा 7 वर्ग किलोमीटर 1989 कछुआ के लिए। तो सर इन पॉइंटों को, और एक आपने अभी लिखा था साथी जो है कौन सा भैया जी बता भी रहे थे ना, ये तो हो गया दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो एक चलो नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क भी होगा हमारे यहाँ पर, दुधवा नेशनल पार्क। ये भी आप सभी को लिख देना है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। और ये कहाँ स्थित है सर जी, ये लखीमपुर खीरी में। ये कहां पर, लखीमपुर खीरी। इस तरीके से आपको नोट कर देना है, और ये प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क होगा। प्रदेश का एकमात्र, तरजी प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क, प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क मेरे साथी नाम होगा दुधवा नेशनल पार्क। प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, और मेरे साथी ये कहां पर होगा, लखीमपुर खीरी में। चलो जी, इन्हें भी आप नोट कर लेना। अब प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पक्षी बिहार, चलो भाई उत्तर प्रदेश के ये हो गए पक्षी बिहार। ठीक है ना, अब पक्षी बिहार तो यहाँ पर, ठीक है, पक्षी बिहार, उत्तर प्रदेश की पक्षी बिहार, ये होके। अब देखो ये पक्षी बिहार भी आप सभी को करने हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। अभी देखो जी, ये होगा शहीद चंद्रशेखर आजाद, अब नाम रख दिया नवाबगंज पक्षी बिहार, पहला पक्षी बिहार है ये प्रदेश का क्या होगा साथी, पहला पक्षी बिहार। नाम था शहीद चंद्रशेखर आजाद, लेकिन आज नाम हो गया नवाबगंज, उन्नाव में है ये, स्थापना 1984 में। भैया जी शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसे नवाबगंज पक्षी बिहार बोलूं मैं, ये पहला प्रदेश का पहला, ठीक है ना, पक्षी बिहार। ठीक है, चलो 1984 में। समसपुर पक्षी बिहार मेरे साथी रायबरेली, 1987 में इसकी स्थापना हो जाती है 8 वर्ग किलोमीटर में। समसपुर, इनमें पक्षी रहते हैं। लाख बगोसी पक्षी बिहार कन्नौज में 1988 में इसकी स्थापना हो गई।
ओखला पक्षी बिहार मेरे साथी गौतम बुद्ध नगर यहीं पर है 1990। बखीरा पक्षी बिहार साथी ये आपका संत कबीर नगर 1990। इन पॉइंटों को भी एकदम शालीनता के साथ आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो जी सर इम्पोर्टेंट बताइए, बताया कीजिए सर प्लीज सीन माई। भैया जी एक और बात है, सभी की सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हमारा जो एग्जाम जो ना निकलने का कारण क्या होता है, कुछ चीजों को हम ऐसे छोड़ दें कि ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है भैया, हम कैसे बता देंगे? ये कंपटीशन है, 35 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, ऐसे ना है कि तुम्हारा कंपटीशन 10-20 बच्चों से है। 35 लाख बच्चों से कंपटीशन होगा और छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है। तो इसलिए मेरे साथी अपनी बढ़िया तरीके से ये ना करेंगे कि इम्पोर्टेंट नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में ना? हाँ सर, चलो जी आगे बढ़ो, आगे देखो जी सर, सांडी पक्षी बिहार हरदोई में, ये सांडी पक्षी बिहार होगा हरदोई में 1990 में और 3 वर्ग किलोमीटर में ये भी फैला होगा। एक समान पक्षी बिहार मेरे साथी मैनपुरी, ये भी 1990 में, अब तो 1990 ही आएंगे। पार्वती अर्गा ये गोंडा में 1990 में। ठीक है, विजय सागर पक्षी बिहार महोबा में 1990 में। साथी पटना पक्षी बिहार एटा में 1990 में। चलो जी बहुत बढ़िया। जयप्रकाश नारायण नाम बदल दिया, सुरहाताल, पहले नाम था सुरहाताल, अब जयप्रकाश नारायण जो कि आपका बलिया 1991 में स्टैब्लिश। सूर सरोवर पक्षी बिहार आगरा एवं इटावा 1991 में 4 वर्ग किलोमीटर में होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो जी बहुत बढ़िया, यहां तक पॉइंट आप सभी के ठीक है। चलो ये भी आप एकदम राइट कर देना। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी बिहार प्रतापगढ़ कुंडा में 2003 में 4 वर्ग किलोमीटर। शेखा झील पक्षी बिहार ये सबसे छोटा पक्षी बिहार होगा अलीगढ़ में 2016 में 0.40 वर्ग किलोमीटर। और चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र में जा, ये प्रयागराज में पड़ता है 2017 में और 126.12 वर्ग किलोमीटर। इन्हें एक एक पॉइंट को याद कर लेना, ठीक है ना? इससे बाहर तो भैया जी अभ्यारण्य पक्षी बिहार पूछेगा ना। और ये बात समझ में ना, तो एक एक पॉइंट को इतनी बेहतरीन तरीके से आप करेंगे। हाँ सर जी, इज्जत नगर बरेली में है? नहीं नहीं है भाई, इज्जत नगर बरेली में है? अरे इज्जत नगर बरेली में ही है। ठीक है चलो, ठीक है, तो ये एकदम राइट होंगे, याद भी होना चाहिए। आप लिखने नहीं दे रहे हैं तो अब लिखते ही रहियो भैया, अब लिखते ही रहना है। अब तुम्हें करना ही क्या है, अब लिखना बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट को, और साथ के साथ रात को इन्हें ऐसे रट्टा मार के याद कर देंगे। और इसके बाद मेरे साथी कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उत्तर प्रदेश के पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था वाला। तो इन्हें करना एकदम शालीनता के साथ, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप ठीक है ना करेंगे जरूर। ठीक है चलो, तो कल, हाँ जी ये बहुत है सर जी, कल मिलेंगे बढ़िया तरीके से एक और नए टॉपिक के साथ। एक टॉपिक रह गया फिर उत्तर प्रदेश की योजना, ये भी दे रखा है टॉपिक, उसे भी हम करेंगे। तो सभी बोलेंगे मेरे साथी जय हिंद जय भारत।